देख रहे हैं केस फाइल इंडिया। ये वीडियो पब्लिक रिकॉर्ड्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। इसका मकसद सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल है। किसी को बदनाम करना मकसद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष रूप से अगर आप कानून के छात्र हैं या कानूनी मामलों की बारीकियों को समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो आज की चर्चा आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कानूनी मामलों के नामकरण के पीछे असल में क्या छिपा होता है? आज हम एक बहुत ही छोटे से सूक्ष्म दस्तावेज का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये अदालत की औपचारिक दुनिया और जनता की याददाश्त के बीच के एक बहुत बड़े अंतर को उजागर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा प्राथमिक स्रोत कोई सैकड़ों पन्नों की लंबी चार्जशीट नहीं है। ये बिल्कुल शब्द सा कुछ इस प्रकार है: एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द तंदूर मर्डर, द स्टेट वर्सेस सुशील शर्मा, तंदूर केस, नैना साहनी। बस यही हमारा आज का पूरा स्रोत है। हम इसी एक पंक्ति पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने वाले हैं ताकि इसके हर एक शब्द के पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें डिकोड किया जा सके। अब जरा सोचिए, ये संख्या 14 यहाँ क्या कर रही है? ये असल में हमारी पूरी स्रोत सामग्री में मौजूद शब्दों की कुल संख्या है। जी हां, सिर्फ 14 शब्द। अक्सर हमें लगता है कि किसी बड़े केस को समझने के लिए फाइलों के अंबार की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आज हम इन्हीं 14 शब्दों का एक माइक्रो एनालिसिस या सूक्ष्म विखंडन करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे इन मुट्ठी भर शब्दों के भीतर ही अर्थ, धारणाओं और हमारे पूरे न्यायतंत्र के कई स्तर दबे हुए हैं। ये किसी पहेली से कम नहीं है। तो आइए सबसे पहले इन 14 शब्दों में से एक बहुत ही औपचारिक और सख्त हिस्से को अलग करते हैं: द स्टेट वर्सेस सुशील शर्मा। ये एक ऐसा नामकरण है जो आपने कानूनी कागजातों में अक्सर देखा होगा। ये पूरी तरह से कठोर, नीरस और प्रक्रियात्मक कानूनी वास्तविकता है। यहाँ कोई भावना नहीं है, बस एक सख्त ढांचा है जो ये तय करता है कि अदालत के रिकॉर्ड में इस घटना को कैसे दर्ज किया जाएगा। अब इस औपचारिक शीर्षक के अंदर जो दो मुख्य खिलाड़ी हैं, जरा उन पर ध्यान देते हैं। एक तरफ है द स्टेट यानी हमारा राज्य, जो एक विशाल प्राधिकरण और अभियोजन पक्ष है, और उसके ठीक सामने है एक अकेला व्यक्ति, सुशील शर्मा, जो यहाँ प्रतिवादी है। ये असल में हमारी न्याय प्रणाली की एडवर्सेरियल या विरोधी प्रकृति का एक जीता जागता उदाहरण है। अदालत की नज़र में यह अब दो इंसानों के बीच का झगड़ा नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी राज्य व्यवस्था और एक नागरिक के बीच की कानूनी लड़ाई बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि यह स्टेट वर्सेस या राज्य बनाम की जो कानूनी परंपरा है, यह असल में करती क्या है? सच कहूं तो ये एक ऐसा तंत्र है जो किसी भी घटना से सारी मानवीय भावनाओं को पूरी तरह से निचोड़ लेता है। एक बेहद दुखद और हिंसक घटना अचानक से केवल एक औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रिया में बदल जाती है। इस शब्दावली का अपना एक अलग ही वजन है जो पूरी कहानी को विशुद्ध कानूनी शब्दों में बेअसर कर देता है। हाँ, न्याय के लिए ये तटस्थता और निष्पक्षता बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसके चक्कर में घटना की जो असली मानवीय त्रासदी है वो कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन रुकिए, क्या समाज और हम लोग चीजों को ऐसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी 14 शब्दों के स्निपेट से अब इस दूसरे हिस्से को देखिए, द तंदूर मर्डर और तंदूर केस। ये कोई अदालत की भाषा नहीं है। ये आम बोलचाल का लोकप्रिय और मीडिया द्वारा उछाला गया नाम है। ये बेहद सनसनीखेज है और सीधे तौर पर एक खौफनाक दृश्य को आपके दिमाग में उकेड़ देता है। यही वो भाषा है, यही वो कैच फ्रेज है जिससे आम जनता इस पूरे मामले को याद रखती है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे एक ही छोटे से दस्तावेज के हेडर में दो बिल्कुल विपरीत दुनिया एक साथ मौजूद हैं। जरा तुलना करके देखिए। एक तरफ पूरी तरह से औपचारिक और प्रक्रियात्मक द स्टेट वर्सेस सुशील शर्मा है, जो अदालत की ठंडी और तर्कसंगत भाषा है, और ठीक उसी के बगल में है द तंदूर मर्डर, जो अनौपचारिक, भावनात्मक और बेहद वर्णनात्मक है। ये एक ही घटना को देखने और दर्ज करने के दो पूरी तरह से अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ नीरस कानूनी शीर्षक और दूसरी तरफ ज्वलंत मीडिया मॉनिकर। है ना दिलचस्प? इस पूरे विश्लेषण में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस छोटे से पार्ट में किन इंसानों के नाम इतिहास के लिए सहेजे गए हैं। वे नाम हैं सुशील शर्मा और नैना साहनी। ये वो दो इंसान हैं जिन्हें इस छोटे से माइक्रो टेक्स्ट के माध्यम से हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है। आज से 100 साल बाद भी जब कोई इन अभिलेखा गालों को खंगालेगा तो ये दो नाम उस स्याही में हमेशा के लिए जमे हुए मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात छुपी है। जरा पीड़ित की पहचान पर गौर कीजिए। नैना साहनी। क्या आपने एक बात नोटिस की? नैना साहनी का नाम उस औपचारिक स्टेट वर्सेस वाले हिस्से में कहीं नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में राज्य ने पीड़ित की जगह ले ली है।
इसके बजाय उनके नाम को अनौपचारिक तंदूर केस वाले शीर्षक के साथ एक हाइफन लगाकर जोड़ा गया है। मतलब हमारा कानूनी ढांचा पीड़ित को मुख्य शीर्षक से बाहर कर देता है, लेकिन ये जो हमारी लोकप्रिय संस्कृति और मीडिया का नामकरण है, यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित का नाम जनता की स्मृति से कभी ना मिटे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो छोटा सा दस्तावेज है, ये एक साथ दोहरे मोर्चों पर काम कर रहा है। पहला, ये अदालत के लिए आधिकारिक कानूनी रिकॉर्ड या बही-खाते का काम कर रहा है, और दूसरा, ये उसी एक सांस में हमारे समाज के सांस्कृतिक और मीडिया शॉर्टहैंड को भी बखूबी दर्शा रहा है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत उदाहरण है जहां प्रशासन की डायरी और जनता की जबान दोनों एक ही वाक्य में एक साथ दर्ज हो गए हैं। अब हम आज के इस एक्सप्लेनियर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और जाने से पहले मैं आपके सामने सोचने के लिए एक बहुत ही उत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, इतिहास के पन्नों में कौन सा पदचिन्ह या फुटप्रिंट ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है? क्या वो अदालत का वो औपचारिक और नीरस कानूनी शीर्षक है, या फिर वो सनसनीखेज मीडिया उपनाम? घटनाओं को हम जो नाम देते हैं, उनमें एक अजीब सी ताकत होती है जो ये तय करती है कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें कैसे याद रखेंगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और बारीकियों पर ध्यान देते रहें। और सब्सक्राइब करें केस फाइल इंडिया। सच की तलाश के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक सच की तलाश जारी रहेगी।